आज हम टॉपिक लेते हैं राजस्थान किसान आंदोलन। राजस्थान किसान आंदोलन। तो अब राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ था तो उसके लिए कुछ कारण थे। बिना कारण कोई आंदोलन नहीं होता है। तो कारण देखते हैं। पहला कारण है लाठा कुट्ठा पद्धति। लाठा कुट्ठा पद्धति होती है, ये क्या होती है? फसल के एवज में कर लेते हैं। जब किसान की फसल पककर उसे तैयार होकर जब वो फसल लेता है, अपने खेत से उठाता है, तो उस पर भी उन पर कर लगाते थे। दूसरा था सूता बाटी कर। सूता बाटी कर होता था कि ठिकाने की ज़मीन पर पशुओं को बांधने के एवज में जब वो ठिकानेदार, जो गांव का ठिकानेदार होता था, तो उसकी ज़मीन होती थी, क्योंकि पूरे ठिकाने का वही मालिक होता था, उसे पशु बांधते थे, तो उस पर भी, पशुओं को बांधने पर भी उससे टैक्स लेते थे। चौरी कर, यानी कोई भी गांव की जो बिचौले, मतलब कोई भी वहाँ पर कोई भी ठिकाने की पर उसमें रहने वाले किसान अगर अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उस पर भी तो टैक्स लेते थे, 5 रुपये का टैक्स। तलवार बंदाई कर, जब भी कोई नया ठिकानेदार आता है, यानी एक ठिकानेदार मरने के बाद उसका बेटा राजगद्दी पर बैठता है, तो वहाँ उस क्षेत्र में, जो उसी ठिकाने के क्षेत्र में आने वाले सभी किसानों से तलवार बंदाई नामक कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के कर से किसान बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा खराब हो गई थी। ऐसे तरह तरह के कर लगाते थे। पशु बांधने पर भी टैक्स लगा देते, बेटी का शादी करते हैं तो भी टैक्स लगा देते हैं। अब उनका कोई नया ठिकानेदार, मतलब बाप मरने के बाद बेटा बनता है, तो भी किसानों पर तलवार बंदाई कर। तो ऐसे अजीब से कर थे जो अन्यायपूर्ण कर थे। तो इन करों को लेकर यहाँ के किसानों ने आंदोलन, ठिकानेदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। तो इनसे हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेवाड़ के किसान आंदोलन लेते हैं। मेवाड़ किसान आंदोलन। मेवाड़ किसान आंदोलन में हम लेते हैं सबसे पहले बिचौलिया किसान आंदोलन। सबसे लंबे समय तक आंदोलन चला था, लगभग 44 वर्षों तक आंदोलन चला। 1897 में शुरू हुआ, 1941 में जाकर ख़त्म हुआ। तो इस समय जो बिचौलिया ठिकाने पर, यहाँ पर कुल 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। 1 2 नहीं, कुल 84 प्रकार के कर लेते थे। तो इतने सारे कर लेते थे, तो इससे परेशान हो गए थे किसान। लेकिन इस बीच में एक मौका आता है 1897 में। बिचौलिया का बिचौलिया के में एक कोई गांव होता है, गिरधारीपुरा गांव। वहाँ पर सारे किसान एकत्रित होते हैं। किस मौके पर? मृत्यु भोज के अवसर पर। किसके घर पर? तो ये भी पूछ लेते हैं, तो गंगाराम धाकड़, क्योंकि उस समय बिचौलिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते धाकड़ लेते थे, धाकड़ जाति के। तो उनमें से कोई गंगाराम धाकड़ था, तो उनके घर में मृत्यु भोज का अवसर था। तो उस समय बहुत सारे, इस बिचौलिया ठिकाने के बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। उस समय कई गांव के लोग आए हुए थे। तो उन्होंने मिलकर इस, मतलब जो ये भी है, मतलब इस प्रकार के जो कर थे, 84 प्रकार के करों से, तो इससे निजात पाने के लिए उन्होंने ठिकानेदार की शिकायत उस समय मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह से कराने का निश्चित किया। तो उन्होंने अपने किसानों में से 2 जनों को प्रतिनिधि बनाया। एक था ठाकर जी, दूसरा था नानजी पटेल। ठाकर जी और नानजी पटेल, इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर जो मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, तो फतेह सिंह के पास भेजा। उस समय जो ठिकानेदार था वो था कृष्ण सिंह। यानी ये महाराणा के अंडर में कई सारे, उसके अधीन में कई सारे ठिकानेदार आते थे। तो कृष्ण सिंह की प्रतिक्रिया, अब कोई शिकायत करेगा, ठिकानेदार की कोई शिकायत करेगा, तो फिर उससे प्रति कोई प्रतिक्रिया, रिएक्शन तो करेगा ही। तो कृष्ण सिंह ने उसकी क्या रिएक्शन दिया कि वो ठाकर जी और नानजी को बिचौलिया में प्रवेश पर रोक दिया। उन्होंने कहा, आप मेरी शिकायत करते हो तो आप दोनों को अब बिचौलिया में वापस नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं किसानों, क्योंकि उनको पता चला कि किसान उसके विरोध में जा रहे हैं।
ठीक है, तो क्या वो ठीक है, आज नान जी ठाकर जी को भेजा, कल को और किसी को भेजेगा। तो इस डर से उन्होंने क्या किया, चौरी कर ख़त्म कर दिया 1903 में। ठीक है, क्योंकि किसानों ने विरोध करने के कारण चौरी कर उन्होंने ख़त्म कर दिया। इस प्रकार से कुछ समय के लिए ठीक रहा। फिर आता है 1906 में। 1906 में यह नया ठिकानेदार, क्योंकि वो इसकी मृत्यु हो जाती था, जो ये कृष्ण सिंह है, कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा पृथ्वी सिंह नया ठिकानेदार बनता है। और जब नया ठिकानेदार बनता है तो यहाँ पर टैक्स लगता था, नया कर लगता था, वो है तलवार बंधाई कर। ठीक है, किसानों को लगा कि कोई नहीं, एक बार दे देते हैं ये टैक्स। लेकिन 1914 में फिर एक नया ठिकानेदार बनता है केसरी सिंह, क्योंकि ये कृष्ण सिंह, उसके बाद पृथ्वी सिंह, अब बनता है केसरी सिंह। तो इन्होंने वापस तलवार बंधाई कर तो लिया ही होगा, और इन्होंने अपने प्रशासन के लिए दो व्यक्ति को नियुक्त करते हैं प्रशासक के लिए। एक होता है अमर सिंह राणावत, दूसरा डूंगर सिंह भाटी, ताकि लोगों को ज़्यादा उन पर शोषण कर सके। तो ये जो नया जो केसरी सिंह बनता है जो ठिकानेदार, तो इन्होंने क्या करते हैं, खुद तो करता था अत्याचार किसानों पर, साथ में उन्होंने अंग्रेजों को सहयोग करने के लिए भी किसानों पर कर लगा दिया। पहले से भी देते थे 84 प्रकार के कर, उनमें से चौरी कर तो उन्होंने कृष्ण सिंह ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन इन्होंने क्या, किसानों को मदद करने के लिए, मतलब अंग्रेजों को सहयोग करने के लिए किसानों पर और ज़्यादा कर लगा दिया। अब तो किसान विरोध करेंगे, क्योंकि खुद के लिए, अंग्रेजों के लिए भी टैक्स ले रहे हैं। तो 1914 में 3 लीडर आते हैं, 3 नेता बन के इस आंदोलन में उभरते हैं। एक का नाम है साधु सीताराम, दूसरा फतेहकरान, तीसरा था ब्रह्मदेव। फिर 1916 यानी 2014 के 1914 के बाद 2 वर्ष बाद में साधु सीताराम किसको बुलाते हैं, किसको कहते हैं, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक है, ये यूपी के बुलंदशहर में रहने वाला है। इसका वास्तविक नाम था भूप सिंह, जो एक सरदार था भूप सिंह। तो इन्होंने अपना नाम बदल के, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ चला रहे थे, तो उन्होंने अपना नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रखा। तो उनको आमंत्रित किया, उनको बोला कि आप आओ, हमारा सहयोग करो। तो वो सबसे पहली बार जो राजस्थान आया था वो 1914 में आ चुका था भारत क्रांति का, मतलब इससे पहले भी वो राजस्थान आ चुका था। मतलब साधु सीताराम दास ने उनको 1916 में बुलाया था, वो 1914 मतलब 2 वर्ष पहले भी राजस्थान में आ चुका था भारत क्रांतिकारी करने के लिए, मतलब पूरे राजस्थान में भी शामिल करने के लिए, वहाँ पर भी क्रांति की जागृति लाने के लिए। तो फिर साधु सीताराम कहने पर भी आया, तब आकर उन्होंने क्या किया, नहीं इसके बाद में उन्होंने कोटड़ी आए, कोटड़ी जगह है चित्तौड़गढ़ की, तो वहाँ पर उन्हें एक संस्था विद्या प्रचारिणी सभा, तो इसकी भी स्थापना 1915 में कर चुके हैं। यानी सबसे पहले 1914 में आया, तब भारत क्रांति, मतलब इसको संस्था बनाई क्रांतिकारियों के लिए, भारत क्रांति। उसके बाद 1915 एक साल बाद में उन्हें विद्या प्रचारिणी सभा बनाई, कहाँ, कोटड़ी चित्तौड़ में। अब साधु सीताराम दास ने 16 में, मतलब 14, 15, 16 में साधु सीताराम वापस उनको बुलाते हैं, बिचौलिया बुलाते हैं। तो ठीक है, बिचौलिया आ जाता है। और अगले साल 1917 में, तो उन्होंने 1917 में क्या किया, एक तो बिचौलिया किसान पंचायत, उनकी किसानों की पंचायत का गठन किया। दूसरा किसान उपरमाल पंच बोर्ड, यानी जो बिचौलिया के जो किसानों के लिए, उनको एक उपरमाल पंच बोर्ड, यानी एक तरह का प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया, और इसमें कुछ 13 सदस्य रखे गए। और इसका जो किसान उपरमाल पंच बोर्ड था, इसका जो सरपंच बनाया था, वो सरपंच बनाया था मन्ना जी पटेल को, इसका उपरमाल बोर्ड का सरपंच बना दिया। और इसके बाद 1919-1920 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें भी बिचौलिया किसान आंदोलन का मुद्दा था, इस मुद्दे को उठाया गया। और देखते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, जो विजय सिंह पथिक का मित्र था, क्योंकि ये भी दोनों यूपी के रहने वाला था,
तो गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में एक अखबार निकालता था, इसका नाम था प्रताप। तो इस अखबार में इस आंदोलन पर क्या उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन पर लेख लिखने शुरू किए। जब अखबार में जब लेख शुरू करेंगे तो ये प्रताप है, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का अखबार था, तो पूरे देश में इसका महत्व मिलना है। मतलब अब ये राष्ट्रीय लेवल का हो गया आंदोलन जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, क्योंकि एक तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप के माध्यम से पूरे देश में इसको फैलाया, मतलब प्रसार किया। दूसरी तरफ से 1919-1920 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उनमें भी इसका मुद्दा उठा। फिर बात करते हैं 1919 की। तो 1919 में विजय सिंह पथिक ने बनाया राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कहाँ पर की थी? वर्धा, बाहर जाकर, राजस्थान से बाहर महाराष्ट्र में, वर्धा है वो महाराष्ट्र में है। और यहाँ से एक समाचार पत्र भी निकालता था, अखबार, और उस अखबार का नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी। और राजस्थान केसरी के लिए जो आर्थिक सहायता देते थे, यानी उसको खर्च देता था, वो देता था जमनालाल बजाज, जो एक अमीर था, मतलब कोई बिजनेसमैन कोई था, क्रांतिकारी भी था, बिजनेसमैन भी था, मतलब स्वतंत्रता सेनानी भी था। क्रांतिकारी नहीं कह सकते, स्वतंत्रता सेनानी। तो बाद में क्या होती है, जमनालाल बजाज और विजय सिंह के बीच में क्या होती है, अनबन हो जाती है। तो फिर जो इसका जो राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय वर्धा महाराष्ट्र था, उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र करके वर्धा से कहाँ कर देते हैं, अजमेर। अजमेर में। और जो अखबार है अजमेर से वो निकालने लगता है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। तो इनमें भी बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में विस्तृत रूप से इसके बारे में लेख लिखने शुरू किए। किसमें? नवीन राजस्थान में। तो जब अंग्रेज़ों को पता चला तो अंग्रेज़ों ने इस अखबार पर रोक लगा दी। अंग्रेज़ों ने क्या किया? रोक लगा दी। रोक लगा दी तो अब इसने क्या उपाय किया, इसका नाम परिवर्तन करके नवीन राजस्थान का क्या नाम कर दिया, तरुण राजस्थान। नवीन की जगह तरुण कर दिया। नवीन का मतलब नया होता है, तरुण का मतलब युवा या नया, दोनों के वैसे मीनिंग तो सेम ही है। इसके बाद 1919 में तो मतलब इतना पूरे राष्ट्रीय लेवल पर ये जो आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गया। यानी 1919-1920 के दो कांग्रेस अधिवेशन में भी ये मुद्दा बना। इसके बाद उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप के माध्यम से पूरे देश में इनका अपने प्रसार किया। तो पूरे भारत में इनके बारे में चर्चा होने लगी, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। तो इस पर बाद में क्या सरकार, मेवाड़ की सरकार थी, मेवाड़ की सरकार के ऊपर कोई दबाव आया। तो मतलब अंग्रेज सरकार ने उसके ऊपर दबाव डाला होगा कि आप इसकी जांच करो। तो मेवाड़ सरकार के जो महाराणा फतेह सिंह ने तो उसको बिंदुलाल भट्टाचार्य को भेजा जांच करने के लिए। बिंदुलाल भट्टाचार्य को कहाँ भेजा? बिजोलिया गांव में, कि वहाँ वास्तव में किसानों की हालत क्या है उसके बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए। तो उन्होंने, बिंदुलाल भट्टाचार्य गया, उन्होंने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में क्या कहा कि किसानों की दयनीय स्थिति है, मतलब किसान बहुत स्थिति खराब है, इतने सारे कर लगाते हैं जिससे उनकी हालत खराब है। तो ये रिपोर्ट उन्होंने, बिंदुलाल भट्टाचार्य ने मेवाड़ सरकार को दे दिया, लेकिन मेवाड़ सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट आई, उन्होंने रख दी, कुछ नहीं किया। तो वापस इसके बाद 2 वर्ष बाद में क्या होता है, 1921 में जो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, एचजी का फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल का एजेंट जो राजस्थान का था, उसका नाम है रॉबर्ट हॉलैंड। तो रॉबर्ट हॉलैंड होता है, वो जाता है बिजोलिया में, और बिजोलिया जाते हैं और देखता है कि वास्तव में कि ये आंदोलन है, ये सही है। तो उन्होंने 35 प्रकार के कर समाप्त कर देता है। लेकिन उन्होंने 35 प्रकार के ये जो कर है एचजी रॉबर्ट हॉलैंड ने तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो यहाँ के जो ठिकानेदार है तो उन्होंने इसको ख़त्म नहीं किया। ठिकानेदारों ने क्या किया, ख़त्म नहीं कर दिया। तो इस कारण वापस आंदोलन शुरू हो गया। तो इस आंदोलन वापस शुरू करने पर 1923 में
विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद विजय सिंह पथिक किसानों को क्या बोलता है, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और किसानों को वो पहले से कह देते हैं कि आप ऐसा करो, उनको एक नया उपाय बताते हैं, आप ऐसा करो, ये ज़मीन है, ये अंग्रेज़ों को ज़मीन उसको वापस दे दो, तो हमें क्या कर नहीं देना पड़ेगा। जब हम ज़मीन अंग्रेज़ों को लौटा देंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो अंग्रेज़ों को नुकसान होगा, क्योंकि उनको कर कहाँ से, उनको टैक्स कहाँ से मिलेगा। लेकिन अंग्रेज़ भी होशियार थे, तो उन्होंने क्या किया, जो ये किसानों ने, जो बिजोलिया के किसानों ने जो अपनी ज़मीन छोड़ दी थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने बिजोलिया के आसपास के गांव के जो थे ना किसान, उनको पड़ोस के किसानों को ये ज़मीन दे दी। अब क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक का जो गांव था ये उल्टा पड़ गया, यानी अच्छे के लिए किया था और उसके साथ बुरा हो गया। परिणाम क्या निकला कि अब किसान आंदोलन ज़मीन के लिए करने लगे। जो पहले किसान अपने करों को कम करने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब किसानों के लिए कि हमें वाली टैक्स हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं टैक्स की, अब हमें हमारी ज़मीन वापस करो। तो इस प्रकार से अब वो के किसानों के बीच में विजय सिंह पथिक था वो अलोकप्रिय हो गए, क्योंकि अब उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए अच्छा करने के किया था, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती के लिए उसकी पूरी मेहनत, उन्होंने जितनी भी मेहनत की किसानों के लिए, वो पूरी पानी फिर गया। अब किसानों ने अपना लीडर किसको, विजय सिंह पथिक को हटा के माणिक्यलाल वर्मा को लगा दिया अपना नेतृत्व, माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि उन्होंने पति की सलाह मानी और वो सलाह क्या पड़ गई किसानों के लिए उल्टी। तो माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर जमनालाल बजाज भी इस आंदोलन में जुड़ गए। जमनालाल बजाज वही है जो विजय सिंह पथिक का मित्र था पहले, बाद में अनबन हो गई थी। पहले वर्धा में भारत सेवा संघ की स्थापना की थी, उस समय जो अखबार निकलता राष्ट्र केसरी, और राजस्थान केसरी के लिए ये जो उसके जो खर्चा आता था, धन होता था, तो जमनालाल बजाज देता था। लेकिन विजय सिंह पथिक को यहाँ से इस आंदोलन से अलग हो जाने के बाद ये माणिक्यलाल वर्मा के साथ जुड़ जाते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा ने गीत लिखा था पंसवीड़ा। तो ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ किसानों के बीच और किसानों को क्या जागृत करने लगा। तो माणिक्यलाल वर्मा जमनालाल बजाज के बाद एक और आदमी जुड़ता है, हरिभाऊ उपाध्याय। तो इस प्रकार से उन्होंने अब वापस जो माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने वापस अंग्रेज़ों से मांग रखी कि हमें हमारी ज़मीन को वापस लौटा दे। तो 1941 काफ़ी वर्षों बाद 1941 में मेवाड़ का प्रधानमंत्री टी राघवाचारी जो मेवाड़ का प्रधानमंत्री होता है, इधर राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, इनका एक प्रतिनिधि होता है, वो होता है मोहन सिंह। तो मोहन सिंह और टी राघवाचार्य के बीच में एक समझौता होता है, और समझौता होता है इस समझौते के अनुसार कहा गया है कि किसानों को उनकी ज़मीन वापस दे दी जाएगी। इस प्रकार से आंदोलन खत्म हो गया। जो सबसे लंबे समय तक यानी 44 वर्षों तक आंदोलन चला था, वो अब आंदोलन समाप्त हो गया, किसानों को ज़मीन वापस मिलने के साथ ही। मेवाड़ के किसान आंदोलनों की बात कर रहे थे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ने के बाद हम अब पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू ठिकाना था, ये भी मेवाड़ के अधीन था। तो इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, बेंगू किसान आंदोलन का लीडरशिप कर रहे थे, वो थे राम नारायण चौधरी। किसके कहने पर? विजय सिंह पथिक। क्योंकि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, हम दो एक साथ कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या राम नारायण चौधरी को कहा, और राम नारायण चौधरी को इन्होंने इसका नेतृत्व किया। और इस समय जो बेगू का जो ठिकानेदार था उसका नाम था राव अनूप सिंह। तो जब इन किसानों ने आंदोलन किया तो ये राव अनूप सिंह था, तो ये कुछ दूसरे ठिकानोदारों से कुछ ठीक था, अच्छा आदमी था, तो किसानों के साथ समझौता कर लिया। अब इन्होंने किसानों से समझौता कर लिया, लेकिन इसके ऊपर जो ठिकानेदार के ऊपर होता था मेवाड़ के महाराणा, तो महाराणा के मेवाड़ ने इनके इनकार कर दिया कि हम इसको
आपके और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ है इसको हम नहीं मानते, क्योंकि पता है कि इनको भी क्योंकि ये एजेंट रखा है। मेवाड़ के जो महाराणा का एजेंट होता था, एक तरह का जागीरदार, क्योंकि जागीरदार इनसे किसानों से टैक्स लेता था, कुछ हिस्सा अपना रख के और बाकी का मेवाड़ के महाराणा को दे देता था। तो अब इनको लगा कि अब कम आएगा टैक्स, तो इन्होंने इससे नाराज़ हो गया कि कौन, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह अनूप सिंह से नाराज़ हो गया और ये समझौता मानने से इनकार कर दिया। और इस जो समझौता हुआ था, इस समझौते को उन्होंने कहा बोल्शेविक समझौता है। बोल्शेविक जो रशियन क्रांति हुई थी 1917 को, उसमें बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में जो समझौता होता है, तो उसके बारे में था। तो मेवाड़ के महाराणा ने अब क्या किया, इससे नाराज हो गए अनूप सिंह। तो अनूप सिंह को तो वहाँ से ठिकानेदार से पद से हटाकर और वो नया ठिकानेदार बना देते अमृतलाल को। जो अच्छा करते हैं तो अच्छे के साथ यही होता है हमेशा। और इस तरह से वो आंदोलन वापस चलता रहा, शुरू हो गया। तो अब बात है 13 जुलाई 1923 में आते हैं। 13 जुलाई 1923 तक गोविंदपुरा गांव में, तो वहाँ क्या करते हैं, किसान एकत्रित होते हैं। जैसे कि बिचौलिया किसान आंदोलन में देखा था, तो एक गांव में सब एकत्रित हुए थे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी इसी बेगू ठिकाने का एक गांव है गोविंदपुर गांव, यहाँ पर भी किसान एकत्रित हुए। तो उन्होंने लगा कि यह कोई कुछ सलाह बना के कुछ करेंगे कुछ। तो इस डर से उन्होंने क्या कि गोलीबारी चलानी शुरू कर दी है अंग्रेज़ों ने। तो इसमें अंग्रेज़ों और रियासत दोनों की सेनाओं ने मिलकर, तो इसमें से रूपा जी और कृपा जी, ये 2 लोग मारे गए। तो इस घटना के बाद ये आंदोलन, क्योंकि ये मारे गए, तो इस आंदोलन और भी ज़्यादा तेज हुआ होगा। तो इससे मेवाड़ के महाराणा ने 34 प्रकार के जो कर है वो ख़त्म कर देता है और इसके साथ ही ये आंदोलन भी ख़त्म हो जाता है।